देखो हम लोगों ने क्या किया था कि पिछली बार पोलिंग विधि हेडिंग डाल के छोड़ रखी थी। अभी पोलिंग विधि को पढ़ लेते हैं, क्योंकि पोलिंग विधि के विषय में मैंने आपको जानकारी ज़्यादातर दे ही दी थी कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है पहली बात तो कि पोलिंग विधि में आप किस प्रकार की धातुओं को शुद्ध करने के लिए जाते हो, तो आप तुरंत बताते हो आप पोलिंग प्रोसेस में ऐसे मेटल्स को शुद्ध करते हो जो मेटल या तो ऑक्साइड के रूप में होते हैं या जिनमें ऐसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, गैसीय अशुद्धियां या वाष्पशील अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले नंबर पे देखो क्या लिख रखा है, आप पोलिंग विधि में से क्या लिखा है, इस विधि में ऐसी धातुओं को शुद्ध करते हैं जिनमें ऑक्साइड की या वाष्पशील अशुद्धि पाई जाती है, या तो ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाती है या वाष्पशील अशुद्धि पाई जाती है। कभी कभी पूछ लेता है जैसे क्या कोई आपके पास एस्क है, तो हाँ मेरे पास बिल्कुल है Cu2O। देखो इसमें कॉपर के पास कौन सी अशुद्धि है, ऑक्साइड की। ऑक्साइड की अशुद्धि और वाष्पशील अशुद्धि में एक ही समानता कि अशुद्धियां शीघ्रता से वाष्प के रूप में उड़ जाती हैं, और क्योंकि वाष्प के रूप में उड़ जाती हैं हमें इन्हें वाष्प के रूप में बदलने के लिए या वाष्प के रूप में उड़ाने के लिए सबसे पहले एक भट्ठी में क्या करना है, गर्म। आप भट्ठी नहीं कह सकते तो चूल्हे पर लिख सकते हो, चूल्हा नहीं कह सकते तो रिटार्ट कह सकते हो। आपने रिटार्ट पर क्या किया, गर्म किया, और रिटार्ट में गर्म करने के बाद जब धातु पिघल गई तो पिघलने के पश्चात उसे बांस की हरी बल्लियों द्वारा क्या किया गया, हिलाया गया या चलाया गया। बांस की जैसे ही हरी बल्लियों द्वारा आप धातु को चलाते हो या हिलाते हो, बांस की हरी बल्लियों के कांटेक्ट में जैसे ही पिघली धातु आती है, पिघली हुई धातु तुरंत अपने अंदर से अशुद्धियों को उड़ा देती है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही बांस के डंडे को, ये बात अगर आप दिमाग में रखना चाहो तो देखो मैं ब्रैकेट के अंदर यहां लिख देता हूं, जैसे ही बांस के डंडे को उस पिघली धातु में डुबाया जाता है, बांस से या हरी लकड़ियों से निकलती है कौन सी गैस, मेथेन गैस। और ये मेथेन गैस धातु में उपस्थित ऑक्साइड के ऑक्सीजन को उड़ा ले जाती है। तो इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप ये बात याद रखना चाहते हो कि हम बांस की हरी बल्लियों को धातु की पिघली हुई धातु में डाल के क्या करेंगे, तो आप बता सकते हो जैसे ही बांस की हरी बल्ली को पिघली धातु में डालेंगे, बांस की हरी बल्लियां मेथेन गैस छोड़ने लगेंगी, और जो मेथेन गैस छोड़ने लगेंगी ये ऑक्सीजन के अच्छे वाहक हैं। ऑक्सीजन का अच्छा वाहक का अर्थ जानते हो, ऑक्सीजन को शीघ्र ही ग्रहण कर लेने की क्षमता है। तो ये धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को क्या कर लेगी, खींच लेगी, और खींचकर धातु से अलग कर देगी। और जैसे ही धातु से खींचकर ऑक्सीजन को अलग कर देगी, हम जान गए कि धातु को ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और मेरे पास कैसी धातु है, प्योर। तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं क्या ध्यान दे सकते हैं कि बांस की हरी बल्लियों को डुबाते समय बांस की हरी बल्लियों पर मेथेन या कार्बन निकलता है। ये मेथेन या कार्बन जो होता है ये धातु में उपस्थित ऑक्साइड के ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। मैंने लिख भी रखा है, अयस्क को एक भट्ठी में गर्म करके उसे पिघलाते हुए, सबसे पहले अयस्क को एक भट्ठी में लेना है, उसे गर्म करना है, गर्म करने पर अयस्क क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। फिर कहता है बांस की हरी बल्लियों द्वारा इसे हिलाते या चलाते हैं, तो हम इसको सबसे पहले बांस की हरी बल्लियों द्वारा हिलाएंगे या चलाएंगे। अब इस बात तुमको ध्यान रखना है, अपने मन में लिखना चाहे ना लिख लेना कि बल्लियों द्वारा जैसे ही चलाते हैं बल्लियां कौन कौन सी गैस छोड़ती हैं, मेथेन या कार्बन का निर्माण करती हैं, या मेथेन या कार्बन ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाता है, निकल जाता है धातु से। तो मैंने ये सारी बातें नहीं लिखी, मैंने एक साथ लिख दिया है, जैसे ही बल्लियों द्वारा हिलाते चलाते हैं जिससे अयस्क में पाई जाने वाली समस्त ऑक्साइड या वाष्पशील अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। कौन सी गैस के साथ उड़ जाती हैं, मेथेन के साथ। अच्छा कहोगे सर जी कार्बन तो ठोस होता है, इसके साथ कैसे उड़ जाएगी, अरे भैया ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड, तब गैस बन के उड़ जाएगा। आगे और लिखा है उड़ जाती हैं, और भट्ठी पर केवल शुद्ध धातु शेष बचती है, क्योंकि अशुद्धियां तो उड़ गई तो भट्ठी पर केवल कैसी धातु बची, शुद्ध। कहता है बल्लियों से चलाए जाने के कारण, भैया बल्लियों से चलाया गया, बल्लियों को अंग्रेजी में पोल्स बोलते हैं, और क्योंकि इसके शुद्ध करने में पोल्स या बल्लियों का अच्छा यूज आया था, इसलिए हम लोगों ने इस विधि को कौन सी विधि कहा है, पोलिंग विधि कहा है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले पोलिंग विधि क्यों कहा गया, तो बांस की हरी बल्लियों या हरे पोल्स द्वारा चलाए जाने के कारण हम इस विधि को पोलिंग विधि कहते हैं।
जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट विधि पर, जिससे धातु को शुद्ध करते हैं समय को बर्बाद किए बिना। भैया अगली विधि है द्रवण, द्रव गलन, या इसको हम लोग एक और प्रोसेस कहते हैं लिक्वेशन प्रोसेस। अच्छा, इस प्रोसेस से पहले से ही स्पष्ट है, अगर बच्चा दिमाग में थोड़ा सा ही प्रोसेस का नाम ध्यान दे ले। द्रवण का मतलब जानते हो ना, लिक्वेशन, लिक्वेशन का मतलब है द्रव के रूप में बदल देना। कोई भी धातु द्रव के रूप में कब बदलती है? जब उसको पिघलाया जाता है। ध्यान देते हैं, कहता है इस विधि द्वारा ऐसी धातुओं को शुद्ध किया जाता है जिनमें धातु का गलनांक कम। धातु का गलनांक कम का मतलब धातु शीघ्रता से पिघल जाती हो, और अशुद्धि का गलनांक कैसा होता है? अधिक, और अशुद्धि आसानी से पिघलती न हो। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, तुमको एग्जाम्पल को अपने दिमाग में केवल रखना है। हालांकि ये टेम्परेचर जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे टेम्परेचर मतलब सही नहीं है, ये सब काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हैं। सुनो इसको, देखो। जैसे मुझे पता चला कि मेरे पास एक अयस्क है जिसमें से धातु का गलनांक है 1000 डिग्री सेल्सियस, और बेटा जो उसमें से अशुद्धि है उसका गलनांक है 1500 डिग्री सेल्सियस। मुझे ये पता चला कि जो मैं अयस्क लाया हूं उसमें से धातु जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पिघल जाती है, और जो अशुद्धि है वो कितने पर पिघलती है? 1500 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब धातु का गलनांक कैसा है? कम, और अधातु अशुद्धि का गलनांक कैसा है? ज्यादा। फिर हम द्रवण विधि, द्रव गलन विधि, लिगिया लिक्वेशन प्रोसेस में एक ऐसी भट्ठी लाएंगे जिसका चूल्हा इस प्रकार का होगा, तिरछी भट्ठी होगी, या इसे कहते हैं तिरछे तल की भट्ठी। और सारा का सारा अयस्क जो होगा इस पे रख देंगे, इस तिरछे तल की भट्ठी में। और तिरछे तल की भट्ठी में अयस्क को रखने पर होगा क्या? देखो ध्यान देने वाली बात है, जब हम इसको हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो सोचने वाली बात है टेम्परेचर 100, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400, पहले 1000 डिग्री सेल्सियस आएगा कि पहले ही 1500 हो जाएगा? पहले 1000 डिग्री सेल्सियस आएगा। जैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस आएगा, इस टेम्परेचर पर धातु क्या हो जाएगी? पिघलने लगेगी। अगर धातु पिघलने लगेगी, लेकिन सोचने वाली बात है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस के पास या 1100 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस रखा है। 1500 डिग्री सेल्सियस किसी भी हालत में लेके मत जाना। मैंने मान लिया हमने टेम्परेचर रखा है 1200 डिग्री सेल्सियस। इसमें से क्या लगता है तुमको? धातु पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? पिघल जाएगी। अशुद्धि पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? नहीं, क्योंकि उसको पिघलाने के लिए अभी भी टेम्परेचर आपको कितना चाहिए? 300 डिग्री सेल्सियस तो कम से कम अभी चाहिए हमको, हम उतना टेम्परेचर देने वाली नहीं। तो जब धातु पिघल जाएगी, क्योंकि भट्ठी का चूल्हा तिरछा बना हुआ है, ढालदार भट्ठी है, तो पिघली हुई जितने भी धातु है वो पिघलकर सब बहते हुए कहां जाएगी? नीचे। नीचे हम एक पात्र में इसको क्या कर लेंगे? इकट्ठा। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या अशुद्धि इस 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल पाएगी? तो जब अशुद्धि पिघलेगी नहीं तो अशुद्धि बहकर जाएगी नहीं, और जब अशुद्धि जाएगी नहीं तो सारी की सारी अशुद्धि इसी ढालदार चूल्हे पर क्या रहेगी? एकत्रित आपको लास्ट में मिलेगी। तो जो हम लोग ये दूसरा द्रव गलन या द्रवण प्रोसेस पढ़ रहे हैं या लिक्वेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इस प्रोसेस में इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। अच्छा, जैसे ही द्रव गलन कहते हैं, इसका मतलब धातु को गलाकर हमें भट्ठी से कहां कर लेना है? अलग। और भट्ठी इसमें कैसी होनी चाहिए? ढालदार या तिरछे तल वाली भट्ठी, कुछ भी आप बोल सकते हो इसमें से। अब मैं इस बात को यहां पे मिटा देता हूं, और ये वाली तो बात समझ ही गए हो। हालांकि ये टेम्परेचर बिल्कुल किसी भी धातु के लिए शुद्ध नहीं है, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो इसको ध्यान रखना, जो अपने मन से जबरदस्ती कहीं भी 1000 डिग्री सेल्सियस और 1500 डिग्री सेल्सियस मान के बैठ जाओ, ये केवल आपको समझने थे। अब मैं प्रोसेस के कुछ भाग पढ़ के सुना देता हूं। आपने ये तो समझ ही लिया कि अयस्क ऐसे लाना है जिसमें से धातु का गलनांक बहुत ही कम हो और अशुद्धि का गलनांक बहुत ही ज्यादा हो, या दोनों के गलनांक में अच्छा डिफरेंस हो। जैसे कि पूछ लेता है, सर जी ऐसा कोई धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है? अरे बिल्कुल है। लेड एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक कम होता है और इसमें उपस्थित अशुद्धि का गलनांक ज्यादा। एसएन जिसको टिन कहते हैं, स्टेनम भी कहते हैं, इसमें से भी कंडीशन है। बिस्मथ, मरकरी, ये सारी की सारी ऐसी धातुएं हैं जिनमें से धातु का गलनांक कम और अशुद्धि का गलनांक अधिक रहता है। हालांकि इनमें से तो आपने इसका बिस्मथ का तो पढ़ा भी होगा। बिस्मथ के फ्यूज बनाए जाते हैं, और फ्यूज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि
फ्यूज आसानी से जल्दी से क्या हो जाए, पिघल जाए। जैसे धारा की अधिक मात्रा आए, तार हीट हो, भैया फ्यूज सबसे पहले चला जाए। और फ्यूज सबसे पहले अगर सर्किट को डिवाइड कर देगा, काट देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा बंद हो जाएगा। ये और मरकरी तो वैसे भी लिक्विड फेज में है, इसका मतलब इसका गलनांक तो बहुत ही कम है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और मैं अगले नंबर पे चलता हूं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अशुद्ध धातु को एक ढालदार चूल्हे पर रखकर गर्म करते हैं, जैसे मैंने बताया गर्म किया, जिससे धातु पिघल जाती है, परंतु अशुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अरे अशुद्धि पर प्रभाव तो इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि अशुद्धि का गलनांक अपेक्षाकृत कैसा था, अधिक, इसलिए अशुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर जल्द ही मैंने लिखा है कि पिघली हुई धातु जो होती है वो ढालदार चूल्हे से बहकर अलग पात्र में एकत्रित कर ली जाती है। भाई जो धातु पिघल गई थी वो ढालदार चूल्हे से बहते हुए अलग से बर्तन पे आ गई, हमने वहां इकट्ठा कर लिया। जबकि अशुद्धि जो कि पिघली नहीं थी अपने ही स्थान पर पड़ी रह जाती है या शेष रह जाती है। इस प्रकार से आप धातु को पिघलाकर अलग कर लेते हैं, अशुद्धि वही रह जाती है। इनको जल्दी से नोट करेंगे और अगले प्रोसेस की ओर चलेंगे, तो नोट कर लीजिए भैया इसको जल्दी से। धातुओं के शोधन में से या शुद्धिकरण में से या परिष्करण में से अगली विधि पर आ जाते हैं। लिखा है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा आप धातु को कैसे शुद्ध करोगे। ध्यान रखना इस विधि को, क्योंकि अपने कोर्स में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधियों में से एक है ये विद्युत अपघटनी विधि। देखो बेटा, विद्युत अपघटनी विधि से तो हम वैसे तो कई प्रकार की धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे अत्यंत क्रियाशील धातुओं को तो शुद्ध ही कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, क्योंकि इनके जो साल्ट होते हैं वो विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन आज बेटा हम इस विधि द्वारा कॉपर धातु को शुद्ध करके दिखाएंगे, क्योंकि एक अत्यंत क्रियाशील धातु सोडियम क्लोराइड को तो हम लोगों ने पिछली क्लास में शुद्ध ही किया था, लेकिन इस बार हम लोग कॉपर की धातु को शुद्ध करके दिखाने वाले हैं। इसको देखना है भैया, समझो विधि को कैसे। सबसे पहले तो आपको कांच का एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। अब ये ध्यान रहे, कांच का बर्तन क्यों लिया जाएगा, क्या अन्य कोई बर्तन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये जो पात्र या बर्तन है ये बेटा विद्युत का कुचालक होना चाहिए। आप पात्र चाहे जिस पदार्थ का लेकर आए, लेकिन ये जो पात्र आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है ये कंटेनर हमेशा विद्युत की कुचालक पदार्थ का होना चाहिए। अच्छा, विद्युत का कुचालक पदार्थ का क्यों होना चाहिए, उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर ये पात्र विद्युत का सुचालक होगा जब विद्युत अपघटनी विधि में आप विद्युत धारा का प्रवाह करोगे तो विद्युत ऊर्जा की काफी ज्यादा मात्रा तो ये पात्र ग्रहण कर लेगा। अगर ये विद्युत का सुचालक हुआ तो हमने एनर्जी अगर इसको दी तो एनर्जी का काफी सारा भाग जो है, काफी सारा पार्ट तो है वो पात्र ले गया। तो जो हम रिएक्शन कराना चाहते थे उसको एनर्जी कैसे मिल पाएगी, कम। और हम यही तो चाहते नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जितना भी हम एनर्जी दें, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दें, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, जिससे केमिकली प्रोसेस हो और धातु को शुद्ध किया जा सके। तो समझ गए पहली बात कि जो पात्र रहने वाला है वो विद्युत का कैसा रहेगा, कुचालक। अब कुचालक रहने के बाद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं कॉपर धातु को शुद्ध करने जा रहा हूं। ये जो एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बेटा इसको तो एनोड बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, और निगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, इस एनोड पर आपको अशुद्ध तांबे की धातु टांगनी है, ध्यान रखना है। एनोड अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल पर आपको जो धातु का प्लेट बांधनी है, ये धातु की प्लेट जो होनी चाहिए वो अशुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध तांबे की प्लेट होनी चाहिए। तो मैंने अशुद्ध कॉपर लिख दिया है, क्योंकि बेटा इसी प्लेट को ही तो शुद्ध करना होगा, और तभी ये मैंने प्लेट मोटी बनाई है। मोटी प्लेट का मतलब है ये जितनी ज्यादा मोटी होगी अशुद्ध तांबा उतना ही ज्यादा, और जितना अशुद्ध तांबा अधिक, शुद्ध तांबा तो भी उतना ही अधिक प्राप्त होगा। और बैटरी के जो निगेटिव टर्मिनल है जिसको कैथोड कहते हैं, उस पर भी बेटा आपको कॉपर की ही एक प्लेट टांगनी है। लेकिन बेटा कॉपर की ये प्लेट कैसी होनी चाहिए, शुद्ध। तो ये समझ गए, अशुद्ध वाले को शुद्ध करना है और वहां पर तो शुद्ध प्लेट एक टांग ही देंगे।
अब क्या करेंगे, अब इस पूरे कंटेनर पर जो विद्युत का कुचालक कंटेनर है, इस पर अब एक भर देंगे इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसका रहने वाला है? कॉपर सल्फेट का। और जानते हो इस AQ का अर्थ क्या है? कॉपर सल्फेट तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, लेकिन उस कॉपर सल्फेट को हमने एक्वस का मतलब है हमने सबसे पहले इसको कहां घोला है? जल में। और जल में घोलते ही कॉपर सल्फेट अपने आयनों में क्या हो गया है? टूट गया है। और जब कॉपर सल्फेट अपने आयनों में टूट गया है तो भैया यही तो हम चाहते थे कि आयनों में टूटे, विद्युत धारा का प्रवाह करें। ध्यान से देखना, अगर कॉपर सल्फेट अपने आयनों में टूटा होगा तो कॉपर पर आया होगा डबल पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पर आया होगा डबल। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि कॉपर सल्फेट का एक ही आयन है। भैया आयन की संख्या तो जना जाने कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या की कोटि में होगी और इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन क्या है, मुझे रिएक्शन दिखाना है तो हम केवल एक ही कॉपर आयन और एक ही सल्फेट आयन को दिखाते हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है, मैंने ऐसे सॉल्यूशन को जैसे ही भरा, इसमें बहुत सारे कॉपर आयन थे और बहुत सारे सल्फेट आयन थे। अब हमारा काम क्या था कि हमने विद्युत धारा को क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एक स्विच बना लेना और उस स्विच में से आपने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो कुछ काम तो ये खुद बैटरी करेगी जो आपने विभव स्रोत लगाया है। कहोगे सर जी विभव स्रोत क्या करता है? विभव स्रोत यही काम करता है कि बैटरी के क्षणों को आवेशित कर देता है। कैसे आवेशित कर देता है? किसी एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और दूसरे टर्मिनल पर उन खींचे गए इलेक्ट्रॉनों को भर देता है। सोचो अगर यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींच ले जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी। और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता। सोच समझ के जवाब देना। देखो पहले ध्यान क्या देना है। वैसे मैं पहली बात बता दूं फिर मैं क्रियाविधि बता देता हूं। होगा क्या, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही इस कॉपर की अशुद्ध प्लेट से कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल यहां से टूटकर घोल में आएंगे और घोल से चलते हुए इस प्लेट पर आकर चिपक जाएंगे। देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, विद्युत धारा का प्रवाह करते ही कॉपर की अशुद्ध प्लेट से कॉपर के पार्टिकल आयन के फॉर्म में घोल पर आएंगे और घोल पर चलते हुए वे आयन इस प्लेट पर चिपक जाएंगे और फिर से कॉपर की धातु में बदल जाएंगे। इस प्रकार से सारे के सारे कॉपर के आयन यहां से गति करते हुए उस प्लेट पर चिपकते रहेंगे। कुछ देर बाद देखने को क्या मिलेगा, जब यहां से कॉपर के आयन जा रहे हैं तो ये कॉपर की प्लेट धीरे धीरे पतली होने लगेगी और यहां पर क्योंकि कॉपर के पार्टिकल जमने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, ये प्लेट धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। जैसे ही ये प्लेट धीरे धीरे पतली हो जाएगी, देखो कैसे हो जाएगी भैया, समझ गए? धीरे धीरे पतली होती चली गई और ये प्लेट मोटी होती चली गई। इस पर जो कॉपर जमता हुआ चला गया वो शुद्ध कॉपर था। कहोगे सर जी अगर ये प्लेट घट रही है तो अशुद्धि कहां गई? बेटा अशुद्धि यहां बर्तन की तली पर क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अशुद्धि जो है वो एनोड के नीचे बैठी हुई है, इसलिए ऐसी अशुद्धि को हम बोलते हैं एनोड मड। अब बात करते हैं कि जाएगा कैसे आयन। सबसे पहले तो ये बात ध्यान देना, बेटा कॉपर पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। क्योंकि प्लस चार्ज है, कौन सी प्लेट की ओर भागेगा? कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ये बात तो समझ गए कि घोल में उपस्थित कॉपर कहां भागने की कोशिश करेगा? सीधे जाके कॉपर की शुद्ध प्लेट की ओर, कैथोड की ओर जाएगा। और जैसे ही जाएगा वहां होगा क्या? इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज का मतलब बहुत सारे अधिक इलेक्ट्रॉन है, वो प्लेट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के इस कॉपर को खिलाएगा, जिससे कॉपर के इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या हो जाएगी? पूरी। जैसे काफी कमी पूरी हो गई, कॉपर का पार्टिकल इस प्लेट की सतह पर क्या हो गया? चिपक गया। तुम्हारा दिमाग में तो ये बात आएगी सर जी घोल में ये पार्टिकल था, ये वहां चला गया, लेकिन हम क्या समझे कि इस प्लेट से पार्टिकल कैसे छूटा होगा? बिल्कुल बताता हूं मैं। देखो अच्छा, कॉपर का पार्टिकल वहां चला गया ना, ये कौन सा पार्टिकल बचा? SO4 निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज SO4 आएगा यहां पर। पहले आप पूरी प्लेट बना देते हैं बेटा, फिर इसको समझाते हैं। देखो ये प्लेट थी पूरी, SO4 माइनस चार्ज यहां आएगा और यहां से कॉपर के धनायन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। अच्छा, कॉपर के धनायन को आकर्षित करेगा, जान पाओगे? क्योंकि कॉपर का होगा धनायन और SO4 पे कैसा आयन है? ऋणायन। इसलिए SO4 ऋणायन कॉपर के धनायन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा और कॉपर के धनायन को प्लेट से कहां निकाल लेगा? बाहर।
कॉपर के धनायन को खींचकर, इस निगेटिव चार्ज वाले आयन ने कॉपर के धनायन को खींचकर कहां निकाल लिया? बाहर। और ये बात तो यार तुमको पहले से पता है कि एक बार बाहर निकला हुआ कॉपर आयन जैसे ही आ गया, वो अब कौन सी चार्ज प्लेट की ओर भग रहा है? निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर भग रहा है। और उस निगेटिव चार्ज प्लेट पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। ये भी कॉपर आयन निगेटिव चार्ज प्लेट पर चिपक जाएगा, फिर से कॉपर निकलेगा, यहां चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। कुछ देर बाद यहां से कॉपर सारा का सारा छूटकर उस प्लेट पर चिपक जाएगा। अंत में करना क्या है? इस प्लेट को निकालना है और इस प्लेट में लगे हुए अतिरिक्त कॉपर को तराश कर क्या कर लेना है? अलग कर लेना है। और आपको पता है इस विधि द्वारा तांबे को 99.9% तक शुद्ध किया जा सकता है। यह शुद्धता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी धातु को इतना अधिक शुद्ध कर पाना बहुत कठिन कार्य होता है। आज समझते हो अन्य विधियों द्वारा आप शुद्ध करते हो तो बहुत मैक्सिमम अगर इंटेंस मतलब आप प्योरिटी पहुंचती है 98%, 98%, 96%, 87%। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, या इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप धातु को 99.9% तक कैसा कर सकते हो? शुद्ध। मेनली मेथड क्या तैयार रखना है कि कॉपर के जो आयन थे प्लेट से वो निकलकर कहां पर गए? घोल पर। और घोल से निकलकर कौन सी प्लेट पे चले गए? कैथोड पर। अच्छा, अशुद्धियों में ये आयनाइजेशन का गुण था नहीं कि अशुद्धियां आयन में टूटे, तो क्योंकि अशुद्धियां आयन के रूप में नहीं टूटी, सारी की सारी अशुद्धियां यहां से निकलकर बस प्लेट के कहां बैठती रही? नीचे। क्योंकि एनोड के नीचे बैठी हैं, हमने इन अशुद्धियों का नाम क्या रख दिया है? एनोड मड। तो एक काम कर लेते हैं, इनको जल्दी से लिखना प्रारंभ करते हैं इस विधि को भैया। तो विधि मैंने यहां लिख रखी है, मैं पहले ही नंबर पे लिखूंगा। इस विधि द्वारा धातुओं का शोधन जो है वो बहुत अच्छी तरह से कराया जा सकता है। लिखेंगे इस विधि द्वारा जब धातुओं का शोधन होता है, जब धातुओं का शोधन होता है, शोधन होता है, धातुओं की शुद्धता का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। धातुओं की शुद्धता का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। अर्थात धातुओं की प्योरिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मैंने बताया भी तुम लोगों को 99.9% का मतलब धातु में से 0.1% छोड़ दिया जाए, बाकी तो आपने पूरा प्योर ही कर लिया है। प्रतिशत बहुत अधिक होता है, अतः धातु के शोधन या परिष्करण के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। तो मैंने इसीलिए बता दिया कि भैया ये धातु के लिए सर्वोत्तम विधि है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं। क्या बात बता दूं कि आज हम कौन सी धातु को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे? हाँ, तो कॉपर धातु को शुद्ध करने की कोशिश करने वाले हैं। वैसे तो मैं दूसरे भी मेटल का लिख सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने कॉपर के विषय में बात समझाई है आपको, इसलिए मैं कॉपर का ही नाम लिख देता हूं। इस विधि से हम कॉपर की धातु को शुद्ध करेंगे। तो भैया इस बात को भी तैयार रखना कि पता लगा हम लोगों ने लिख दिया किसी दूसरी धातु का नाम और आपने फिगर में कॉपर के विषय में सारी की सारी बड़ाई लिख रखी है।
तो भैया हमने पहले ही बता दिया कि हमने इस विधि में कॉपर को, धातु को शुद्ध करने के लिए विधि को बनाया है। अच्छा, आपको बताना क्या है इसमें से मेनली बात, एक विभव स्रोत द्वारा जो एनोड है उसे एनोड कैसे बांधना है, अशुद्ध कॉपर की प्लेट से, और कैथोड को कैसे बांधना है, शुद्ध धातु की प्लेट से। तो लिखेंगे एक विभव स्रोत। अरे बेटा, विभव स्रोत को ये भी तो लिख सकते हो, बैटरी से एनोड पर अशुद्ध धातु की प्लेट। तो आपको ये देखो ऐसे लिखना है कि एक विभव स्रोत लिया और उस विभव स्रोत में से जो एनोड था उसे अशुद्ध धातु की प्लेट से जोड़ दिया, और बेटा जो कैथोड था उसमें से जोड़ दिया शुद्ध धातु की प्लेट को। तो इस बात को भी भैया मैंने लिख लिया कि हमें एनोड से किसको जोड़ना है और कैथोड से किसको जोड़ना है। अब ये बात बता दें कि जैसे हमने विद्युत धारा प्रोवाइड की, कॉपर के पार्टिकल जो थे वो अशुद्ध प्लेट से छूटकर कहां जाने लगे, शुद्ध प्लेट पर। तो इस बात को भी अगले नंबर पर बता देते हैं। धारा के प्रवाह में अशुद्ध प्लेट से धातु के कण निकलकर, धातु के कण निकलकर विलयन से होते हुए अशुद्ध प्लेट से निकले धातु के कण सबसे पहले विलयन पर गए और विलयन से होते हुए शुद्ध प्लेट पर बेटा चाहे लिख दो चिपक जाते हैं, या बेटा इसी को लिख सकते हो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। भैया ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि क्या हुआ। अच्छा, एक और चीज लिख सकते हैं, अशुद्ध प्लेट धीरे धीरे पतली हो जाएगी, ये धीरे धीरे बेटा खत्म होती जाएगी, इसलिए अशुद्ध प्लेट हो जाएगी पतली और शुद्ध प्लेट हो जाएगी धीरे धीरे मोटी पड़ जाएगी। तो ये वाली भी बात लिख देते हैं। कुछ समय पश्चात अशुद्ध धातु की प्लेट पतली व शुद्ध धातु की प्लेट मोटी हो जाती है, बेटा एक और बात यहां पर लिख लेनी चाहिए। क्या लिख लेनी चाहिए कि अशुद्ध प्लेट्स की जो जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो एनोड के नीचे ही क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। ऐसे कुछ लिख लेते हैं कि समस्त अशुद्धियां एनोड के नीचे बैठ जाती हैं या एकत्र हो जाती हैं।
नीचे बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं जिन्हें एनोड मड कहते हैं। तो बेटा आप इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को लिख कर आओगे। और अगर आपको बेटा कभी ऐसा भी लगे कि हम इसकी अभिक्रियाएं लिखना चाहते थे तो बेटा बिल्कुल अभिक्रियाएं लिख सकते हो। देखो मैं यहां अभिक्रिया लिख के दिखा देता हूं, इधर की तरफ लिखे देते हैं अभिक्रियाएं। अगर आपको ऐसा लगे कि हमें अभिक्रियाएं लिख लेनी चाहिए थी, बिल्कुल लिख लेते। बेटा सबसे पहले हम बताएंगे कि एनोड पर क्या हुआ, देखो जरा। अच्छा एनोड पर हुआ क्या था, जो कॉपर था वो प्लेट से छूटकर कहां पर आया था, घोल में। देखो कैसे लिखेंगे, कॉपर जब प्लेट पर था तो हम उसको लिखेंगे सॉलिड था। भाई प्लेट पर होने का मतलब सॉलिड है, लेकिन जैसे ही घोल पर आया देखो वो कौन से रूप में हो गया, आयन के रूप में। तो कॉपर प्लेट से छूटकर जैसे ही घोल में आया, कॉपर कौन से फॉर्म में हो गया, आयन के रूप में। अच्छा आयन के रूप में उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया था, 2। तो इसको संतुष्ट करने के लिए आप यहां 2 इलेक्ट्रॉनों को लिख सकते हो। अच्छा एनोड की बात हो गई, भैया जल्दी से आ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कैथोड पर क्या चेंज हुआ होगा। अच्छा कैथोड पर चेंज कैसे देखेंगे, कॉपर का ये आयन जो एनोड से निकला था ये धीरे 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 चलते हुए कैथोड की प्लेट पर पहुंचा। तो कैथोड की प्लेट पर पहुंचा कॉपर का आयन, और उस कॉपर के आयन ने प्लेट पर चिपका, लेकिन कब, जब प्लेट ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन जब प्लेट से लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों को प्लेट से जब ग्रहण कर लिया, तब बेटा ये प्लेट पर चिपक गया, और चिपकने के बाद फिर से कौन से रूप में बदल गया, सॉलिड फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप अभिक्रियाएं भी लिख सकते हो। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं। फिर भैया अगली विधि पर चलते हैं, खरपरीकरण या क्यूपेलीकरण। सबसे पहली बात तो इसको ध्यान रखना है, इसमें या इस विधि में हम कौन सी धातुओं को शुद्ध करें, ऐसी धातुओं को शुद्ध करें जिसमें धातु का वाष्पीकरण ना होता हो, अर्थात धातु को गर्म करने पर भी वो वाष्प के रूप में, गैस के रूप में ना बदलती हो, लेकिन हां अशुद्धि गर्म होकर गैस के रूप में बदल जाए। तो मैंने पहली लाइन पे लिखा है, इस विधि में धातु से वाष्पीकृत होने वाली अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो आप इस बात को याद रखोगे हमेशा, ऐसी धातुओं को शुद्ध करना है जिसमें से धातु आसानी से वाष्प के रूप में नहीं बदलती है, परंतु अशुद्धियां वाष्प के रूप में बदल जाती हैं। जैसे सिल्वर में उपस्थित पीबी की अशुद्धि, अगर आप सिल्वर मेटल में पीबी की अशुद्धि को पाते हैं तो सिल्वर को आसानी से कभी वाष्पित नहीं कर सकते। ये नहीं कहता कि वाष्पित ही नहीं कर सकते, आसानी से वाष्पित नहीं कर सकते, परंतु लेड एक ऐसा मेटल है जिसको वाष्पित किया जा सकता है, क्योंकि इसके गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत धातुओं की अपेक्षा तो कम ही होते हैं, इसलिए हम इसको तुरंत वाष्पित करके इसे भाप में क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। लेकिन इसको भी भाप में बदलने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है बहुत अधिक। नॉर्मली मेटल कितना भी है, लेकिन ज्यादातर मेटल के क्वथनांक और तो ऊंचे ही होते हैं। तो जरूरी ये होता है कोई स्ट्रॉन्ग फर्नेस का यूज करें, कोई ऐसी भट्ठी यूज करें जो अत्यधिक ताप सह सकती हो। तो भैया एक अत्यधिक ताप को सहन करने वाली भट्ठी है जिसे हम क्रूसिबल या क्यूपेल कहते हैं, और ये बनती किसकी है, हड्डियों की राख से बनाई जाती है। तो मैं देखो यहां बताता भी हूं, अयस्क को हड्डियों के राख से बनी भट्ठी में रखकर गर्म करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, अयस्क को हड्डियों से की राख से बनी भट्ठी में गर्म करते हैं, जिसे पहला नाम तो देखो क्रूसिबल है, या याद रखना चाहते हो तो बेटा इसका एक और नाम है क्यूपेल। क्रूसिबल तो इसका नाम होता ही है, एक और नाम है इसका क्यूपेल। ये हड्डी से बनी, हड्डियों की राख से बनी हुई भट्ठी होती है जो साधारणतः उच्च ताप को सहन करने में पहले से ही सक्षम होती है। कहता है फिर हमने किया क्या, धातु को रखकर सबसे क्या करते हैं, गर्म, और गर्म करने पर जिससे धीरे धीरे अशुद्धि वाष्पित होने लगती है। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अशुद्धि के क्वथनांक कैसे थे, कम, और उड़ जाती है, हाँ वाष्पित होगी और उड़ भी जाएगी अशुद्धि, और शुद्ध धातु चूल्हे पर शेष रह जाती है। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, सबसे पहली बात मैं क्या सोचता हूं, अशुद्धि का नेचर क्या होना चाहिए, मेटल का नेचर क्या होना चाहिए, जो जान गए आप।
फिर भट्ठी किसकी बनी होनी चाहिए? हड्डियों की राख से। इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो क्रूसिबल और क्यूपेल। क्यूपेल के नाम से जाने के कारण ही इसका नाम क्यूपेलीकरण था। तो इसको नोट कर लेंगे। आगे की जो 3 विधियां बचती हैं शुद्ध करने की, इसको पढ़ेंगे फिर हम लोग अगली क्लास पे।